सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि देश का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। तो कुशल कार्यबल के लिए विदेशी अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से युवाओं को प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देने के लिए उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर से आपको याद आएगा भारत की पहली चेस एकेडमी कहाँ पे खोली जाएगी? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाएंगे। एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता। देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे बना? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। चलो बताओ, देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पे खोलेंगे? दिल्ली में। अभी देश में चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? मध्य प्रदेश। और कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा केरल। लेकिन बात यहाँ पे उड़ीसा की है, तो आप उड़ीसा को भी मैप में देखिए, ये रहा उड़ीसा। कैपिटल आपने कहा भुवनेश्वर हो गई। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। अभी आपको याद होगा नवीन पटनायक ने एक बुक को लॉन्च किया था। बुक का नाम है गजपति अ किंग विदाउट अ किंगडम, जिसको किसने लिखा? अशोक पल ने। और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। यहीं पे आपको कोणार्क सूर्य मंदिर मिलेगा, जो कि 100% हरित ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला मंदिर है। किसने निर्माण करवाया था इसका? गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं और 10 रुपए का जो करेंसी नोट है उस पर इसी का चित्र अंकित है। और याद रखना, कोणार्क शहर जो है ये ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर बनेगा। और भारत में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम यहीं पे बन रहा है उड़ीसा में, उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। और 2023 में जो हॉकी वर्ल्ड कप होंगे वो यहीं पे होंगे। यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, राउरकेला न्यूक्लियर पावर प्लांट उड़ीसा में है, जो कि जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। यहाँ पे आपको सिमलीपाल और भितरकनिका नेशनल पार्क मिलेगा। उसके अलावा इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल प्रतियोगिता में उड़ीसा टॉप पे रहा था। 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर बना था उड़ीसा का पुरी। और हीराकुद डैम यहाँ पर है, जो कि लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। किस नदी पर है? महानदी पर है। महानदी के किनारे एक शहर स्थित है कटक। कटक में आपको बाराबत्ती स्टेडियम मिल जाएगा और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मिल जाएगा। अभी कटक जिले में ही राज्य का सबसे लंबा पुल भी बना है, जिसको कहते हैं टी सेतु पुल। महानदी पर ही बना है, लंबाई है 3.4 किलोमीटर। और देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया था किसे? उड़ीसा के बालासोर जिले को। और ये जो आप देख रहे हो ये चिल्का लेक है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। और भारत की पहली रामसर साइट भी यही है, 1981 में दर्जा मिला था इसे। इसी में नलबाना पक्षी अभ्यारण्य है। और यहाँ पे कौन सी डॉल्फिन मिलती है? इरावदी डॉल्फिन। उसके अलावा नुआखाई महोत्सव यहाँ पे मनाते हैं, रजा पर्व मनाया जाता है, बाली जात्रा महोत्सव मनाते हैं, कोणार्क नृत्य महोत्सव होता है, छऊ महोत्सव होता है, बोईता बंदना महोत्सव यहाँ पे होता है। और अभी 20 मार्च को उड़ीसा में पखल दिवस भी मनाया गया था। और अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया था। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो आंसर होगा 18 अप्रैल को। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे, जिसे स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 18 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ये दिन पहली बार यूनेस्को के द्वारा 1983 में मनाया गया था। और मनाने का उद्देश्य क्या है? देश में सांस्कृतिक विरासत और विविधता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। थीम क्या है इस बार की? हेरिटेज एंड क्लाइमेट। अब आपको पता है, जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको बार बार रिवाइज करवाता हूँ। तो इस क्वेश्चन में तो मैं आपको रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ, अगला डे वाला एक और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, वहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। तो अभी आप कोशिश करें वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करके इस महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आपने याद करें उनको कमेंट बॉक्स में टाइप करें और फिर एनालिसिस करें कि कितने डेज आपको याद है। और जो नहीं याद हो, जहाँ पे अटको, वो आप नोटिस कर लेना, ताकि अगले क्वेश्चन में जब हम करेंगे तो वहाँ पे उसको ध्यानपूर्वक सुनना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर आपको बताना है, अभी हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है। उस चैनल का नाम क्या है? रेडियो अक्ष। तो अभी दृष्टिबाधित लोगों के लिए, मतलब वो लोग जो देख नहीं सकते, उनके लिए देश का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है। उस चैनल का नाम याद रखना है, रेडियो अक्ष। और कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया
ये भी प्रश्न बनेगा नागपुर में। अच्छा, रेडियो से भी प्रश्न बन जाएगा कि वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और इस साल हमने मनाया था इसको, उसकी थीम क्या रही? रेडियो एंड ट्रस्ट। और आपको पता है जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, वो लोग जो देख नहीं सकते, तो उन लोगों को कुछ चीज़ रीड करनी होती है, तो उसके लिए होती है ब्रेल लिपि। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बनेगा वर्ल्ड ब्रेल डे, ये होता है 4 जनवरी को। और रेडियो से एक रैंकिंग आई थी, आपको याद होगा, न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम वर्ल्ड रैंकिंग। तो इसके हिसाब से टॉप पे कौन था? टॉप पे आने का क्या मतलब हो गया, पहले ये जान लो। जहाँ पे न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन पे ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम सबसे लोकप्रिय है, वो कौन सा देश है? भारत को छोड़ के बात कर रहे हैं, तो वो है पहले नंबर पे यूएस, दूसरे नंबर पे फिजी, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी याद रखेंगे आप। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा उड़ीसा की कैपिटल कुमार, यानी कि भुवनेश्वर कुमार। तो अभी आईपीएल के इतिहास में 150 विकेट के कीर्तिमान तक पहुंचने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। कौन? भुवनेश्वर कुमार। उन्होंने अभी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में पंजाब किंग्स के खिलाफ और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए ये उपलब्धि हासिल की है। और पहले तो भारतीय ये बन गए हैं ऐसा करने वाले, लेकिन अगर ओवरऑल बात करेंगे तो ड्वेन ब्रावो और लसित मलिंगा के बाद ये भुवनेश्वर कुमार आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले तीसरे तेज गेंदबाज बने हैं। अच्छा, आईपीएल की बात करते हैं। इस साल जो आईपीएल है वो इसका 15वां एडिशन है, भारत में हो रहा है। 10 टीमें टोटल खेल रही हैं। इस साल 2 नई टीमें शामिल हुई हैं, अहमदाबाद टीम और लखनऊ टीम। अहमदाबाद टीम का नाम हो गया गुजरात टाइटंस, जिसके कप्तान बने हार्दिक पांड्या। लखनऊ टीम का नाम हो गया लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसके कप्तान बने केएल राहुल। एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सा बना? तो आंसर करना चेन्नई सुपर किंग। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि मेटावर्स में एंट्री लेने वाली पहली आईपीएल टीम कौन सी बनी? तो आंसर करना गुजरात टाइटंस। अगर प्रश्न पूछा जाए कि 2022 और 2023 के आईपीएल इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बना? तो आंसर कर देना टाटा ग्रुप। अगर प्रश्न पूछा जाए कि 2022 के जो आईपीएल है इसका ऑफिशियल पार्टनर कौन बना? तो आंसर कर देना रुपए। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो चेन्नई सुपर किंग के ड्वेन ब्रावो। और अभी कल ही एक प्रश्न हमने पढ़ा है कि आईपीएल इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन। किस टीम के लिए खेल रहे हैं? राजस्थान रॉयल के लिए। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन को शुरू करेंगे? तो आंसर होगा गुजरात में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अभी 20 अप्रैल को यानी कि कल के दिन गुजरात के गांधीनगर में इस वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन, अंग्रेजी में बोलेंगे तो ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का उद्घाटन करेंगे। और आपको बता दूं, इसमें मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं प्रवीण कुमार जुगनॉथ, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि वो अभी भारत की यात्रा पर है। अभी 17 अप्रैल को आए थे और 24 अप्रैल तक यहीं पर रहेंगे। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि अभी वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन में किस देश के प्रधानमंत्री ने भाग लिया? देखो, अच्छा प्रश्न बन गया ना, तो ध्यान रखना। और वैसे इसका उद्देश्य है क्या इस सम्मेलन का? कि भारत को आयुष स्थल के रूप में पूरे विश्व में पहचान दिलाना। आयुष की फुल फॉर्म की बात करते हैं। ए मतलब होता है आयुर्वेदा, वाई मतलब योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से हो गया यूनानी, एस से हो गया सिद्धा, एच से हो गया होम्योपैथी। और होम्योपैथी दिवस कब मनाया था? अभी हमने विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को। आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल। ये शिपिंग मंत्री भी हैं, याद रखना। और कुछ समय पहले आयुष मंत्रालय ने ही वाई ब्रेक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। चलो आप मुझे बताओ, किस राज्य ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। और कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो फिर आंसर हो जाएगा गोवा। और चौथा, केरल आयुर्वेद फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था? 2020 की बात है ये वैसे। तो आंसर होगा कोच्चि, केरल में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर आरोग्य वन का उद्घाटन किया था? गुजरात के नर्मदा जिले में। एक और प्रश्न बताओ, घर घर औषधि योजना किसने शुरू की थी? तो आंसर होगा राजस्थान ने। सब पॉइंट्स ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे।
चलिए बताइए, हाल ही में किस भारतीय तैराक ने दानिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई में स्वर्ण पदक जीता? आंसर होगा साजन प्रकाश। इनका नाम आपने जब हमने टोक्यो की बात करा करते थे ना, मतलब टोक्यो ओलंपिक की, कि ये तैराक बन गए हैं, पहले तैराक बन गए हैं टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले, उस वक्त आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, साजन प्रकाश। भारतीय तैराक हैं ये साजन प्रकाश, जिन्होंने अभी डेनमार्क के कोपेनहेगन में दानिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में सिल्वर जीता है 16 वर्षीय वेदांत माधवन ने। ये एक्टर आर माधवन के बेटे हैं। बाकी आपको याद होगा, हरियाणा की एक तीरंदाज हैं पूजा जातियान, अभी पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। अच्छा, रिया जादौन के बारे में सुना है आपने? गोल्फ प्लेयर हैं। अभी इन्होंने 11वीं DGC लेडीज ओपन अमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप को जीता था। और बताओ 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर अभी कौन बनी है? प्रियंका नुट्टक्की। ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से हैं। तो ध्यान रखना, ये सब पढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में किसने पंचकुला में नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप को जीता? तो आंसर होगा मनदीप सिंह। तो अभी चंडीगढ़ के हैं ये मनदीप सिंह, जिन्होंने नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप को जीत लिया। और ये हुई कहाँ? ये चैंपियनशिप पंचकुला हरियाणा में। बाकी अभी मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया? प्रभात पटनायक को। और ये जो आप जानते हो डॉक्टर भूषण कुमार को व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 मिला था इन्हें। और बंगाली लेखक हैं अमर मित्रा, 2022 का ओ हेनरी पुरस्कार मिला था इन्हें। तो ये भी ध्यान रखना। चलिए बताइए, अभी विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 अप्रैल को। तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ये जो दिन है ये फ्रैंक श्नोबेल के जन्मदिन का प्रतीक है, जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक थे। और इस बार की थीम क्या रही? सभी के लिए एक्सेस पार्टनरशिप नीति प्रगति। अच्छा, मैंने आपको बोला था आगे सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज कराऊंगा, तो ध्यान से सुनना। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 2 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस भी होता है, 4 अप्रैल को खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया, 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस मनाया, 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया, 9 अप्रैल को अभी CRPF ने शौर्य दिवस मनाया था, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया, 11 अप्रैल को एक तो पार्किंसन डे और एक राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 13 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस और सियाचिन डे मनाया गया, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया, 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे विश्व कला दिवस और 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस वर्ल्ड वॉइस डे के रूप में मनाया। तो अप्रैल के ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? तो आंसर होगा जामनगर, गुजरात के जामनगर में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 18 अप्रैल को गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी है। ये जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ये दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र ग्लोबल आउटपोस्ट सेंटर होगा। और अभी पीछे हम लोगों ने एक प्रश्न पढ़ा था कि अभी 20 अप्रैल को गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का भी उद्घाटन करेंगे। अच्छा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके डायरेक्टर जनरल है तेद्रोस अधानोम। अभी WHO ने तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन क्विट टोबैको एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और अभी WHO ने मलेरिया की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी थी। उस वैक्सीन का नाम क्या है? मॉस्क्योरिक्स। याद रखना, ये भी। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अप्रैल 2022 में सेना कमांडरों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली। तो अभी 18 अप्रैल की बात है, सेना कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
ये द्विवार्षिक कार्यक्रम है, यानी कि साल में 2 बार होता है, एक तो अप्रैल में और एक अक्टूबर में। अच्छा, हमारे आर्मी चीफ कौन है? वर्तमान में आज के समय बात करोगे तो मनोज मुकुंद नरवणे, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये अभी इस महीने के लास्ट में रिटायर्ड हो जाएंगे, और जो नए आएंगे उनका नाम क्या है? मनोज पांडे। मनोज जाएंगे तो मनोज आएंगे, उनका नाम भी मनोज है। और आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं। बाकी एयर चीफ मार्शल आपके कौन है? विवेक राम चौधरी है। और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर होता है। और नेवल चीफ आर हरि कुमार हैं। और नेवल डे नौसेना दिवस होता है 4 दिसंबर को। बाकी आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल है ही सही, अनिल बैजल वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और अभी आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ही प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था। और भारतीय रेलवे कहाँ पर सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? किशनगंज, दिल्ली में। देश का पहला स्मोक टावर कहाँ पे लगाया गया? दिल्ली में। और दिल्ली पुलिस ने उन्नति नाम से एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया था। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा दिल्ली में। और अभी दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों में हॉबी हब्स भी स्थापित करेगा। अच्छा, मुझे बताओ प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता, जो कि इसका 8वां संस्करण था? दबंग दिल्ली ने, पटना पायरेट्स को हरा करके। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर आपके राकेश अस्थाना है। सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, हाल ही में चर्चा में रही साइक्लोपियन दीवार ये किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा बिहार में। तो बिहार में नालंदा के राजगीर की पहाड़ियों पर है ये साइक्लोपियन दीवार। ये 40 किलोमीटर लंबी और 4 मीटर ऊंची है। 2500 साल पुरानी है ये। और इसका निर्माण क्यों किया गया था? मगध साम्राज्य की सुरक्षा के लिए। और ये अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी बिहार सरकार ने यूनेस्को में इसे शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है। अच्छा, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिहार से 2 स्थल हैं जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। एक तो नालंदा यूनिवर्सिटी जिसे 2002 में शामिल किया गया था, और एक है बोध गया का महाबोधि मंदिर। अच्छा, वैसे भारत से अगर बात करें टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी हैं? तो 40 हैं। अभी 40वीं बनी थी धोलावीरा गुजरात की। उससे पहले 39 नंबर का बना था रामप्पा मंदिर तेलंगाना का। और बताओ मुझे कि भारत में कितनी अमूर्त धरोहरें हैं, इंटेंजिबल साइट्स है? 14 है। और टेंजिबल साइट्स मैंने आपको बता ही दिया 40 है। टेंजिबल साइट्स यानी कि मूर्त धरोहरें जिन्हें आप छू सकते हो। और अमूर्त धरोहरें आपने कहा 14 है। और अभी 14वीं नंबर की बनी थी दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल की ये। और बताओ यूनेस्को में भारत के कितने शहर विश्व विरासत सूची में शामिल है? 2 हैं। अहमदाबाद है, 2017 में इसको शामिल किया गया था। और जयपुर है जिसे 2019 में शामिल किया गया था। अच्छा, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती नदी के किनारे। और बताओ यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सी है? कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि आपको मिलेगा सिक्किम में। और यूनेस्को की बात करें, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टर जनरल है औद्रे उजाले। और वैसे अभी आपको याद होगा कि अभी मेघालय की लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची यानी कि टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था। किस राज्य की? ये याद रखना, मेघालय की। बढ़ते आगे। अच्छा, अब बताइए अप्रैल 2022 में कहाँ पर समुद्र तट महोत्सव सी पौंडी 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा पुडुचेरी। तो अभी पुडुचेरी के जो उपराज्यपाल है कौन? डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। अभी इन्होंने पुडुचेरी में पहली बार आयोजित हो रहे समुद्र तट महोत्सव यानी कि सी पौंडी 2022 का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य क्या है? पुडुचेरी में पर्यटन को बढ़ावा देना। ये जो कार्यक्रम है ये 13 से लेकर 16 अप्रैल तक चलाया गया। अब बात पुडुचेरी की है तो ये रहा मैप में पुडुचेरी। देखो, इसके मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर आपने बोला तमिलिसाई सुंदरराजन है। वैसे इनके पास अतिरिक्त प्रभार है। ये हैं किसकी? ये तो तेलंगाना के गवर्नर है। पुडुचेरी में आप देख रहे होंगे मैप में 4 जिले इसके अंदर आते हैं। एक तो ये पुडुचेरी सिटी हो गया, एक है कराईकल जो कि तमिलनाडु में आता है, एक माहे जिला है जो कि केरल में आता है, और एक यनम जिला है जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। ये जो माहे जिला है ना, यहाँ से प्रश्न बनता है कई बार एग्जाम में, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से माहे जिला है। और पुडुचेरी का हाईकोर्ट, ये प्रश्न अभी कुछ समय पहले एग्जाम में भी आया था, चेन्नई में। और पुडुचेरी किस देश के अधीन हुआ करता था? फ्रांस के। और विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर किसे कहा जाता है? पुडुचेरी को। यही कारण है। और जो पुडुचेरी है ये भारतीय संघ में शामिल हुआ था कब?
16 अगस्त 1962 को, 1962 को। इसीलिए 16 अगस्त को डी जुरे ट्रांसफर डे के रूप में मनाया जाता है। और अभी आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मेजबान के रूप में चुना था। याद रखना, ये सब बढ़ते आगे। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा मोरबी, गुजरात में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसे इसी तरह से हम कंटिन्यू बनाए रखें। वीडियोस को सपोर्ट नहीं मिलता तो प्लीज़ इतना सा रिक्वेस्ट है, शेयर तो ज़रूर कर सकते हैं आप, और लाइक करना मत भूलना। और इन सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस आप जरूर करना। उसके लिए इसकी क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है इसकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको वहीं पे मिलेगा। और हाँ, वीकली करंट अफेयर्स में बिल्कुल बराबर आ चुके हैं हम लोग। अप्रैल के 2nd वीक तक पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 14 अप्रैल तक। अभी 3rd वीक का पहला वाला पार्ट एक आध दिन में आ जाएगा आपका। तो अगर मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।